नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने रीट के लिए बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर आपके लिए साइकोलॉजी क्लास प्रॉपर हो रही है। जिसके अंदर आप रीट परीक्षा देते हो, उसमें आपको साइकोलॉजी पढ़ना होता है, संस्कृत भी पढ़ना होता है, हिंदी भी पढ़ना होता है, और सबसे बड़ा मैटर आसस से आता है। तो आसस की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। अब आप देख रहे हो एसएस की क्लास किसकी द्वारा शुरू की जाएगी। हमारे बीच मोरपाल जी सर उपस्थित है। उनके द्वारा आप सभी को एसएस का कंप्लीट मैटर दिया जाएगा। तो आइए सर और मिलिए बच्चों से। सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं विष्णु सर का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया कि मैं आपके सामने इस विषय के संदर्भ में अपनी बात रख सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपने ये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है, इसके अंदर ये जो जो प्रारंभ में ये जो पेपर होता है, इस ये क्वालिफाई पेपर है। और इसको इसमें न्यूनतम मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें बैठ पाओगे। तो सबसे पहले आज हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में फिर कल से हम प्रॉपर क्लासें लेना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले अपन पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये जो राजस्थान राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो मित्रों, हम लोग राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और इसमें आप लोगों को पता होगा कि जो अपना सिलेबस है, इसका राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, इसके चार भाग होते हैं। इसमें सबसे पहले मनोविज्ञान वाला पार्ट आता है। मित्रों, इसके 30 क्वेश्चन आते हैं। और ये 30 अंक का होता है। इसके बाद में मित्रों, दूसरा इसमें भाषा स्पष्ट होती है, जिसमें आपको भाषा सेलेक्ट करनी होती है। और ये भी मित्रों 30% होते हैं इसके। और ये भी 30 अंक के ही होते हैं। इसके बाद में मित्रों, भाषा सेकंड का चयन करना होता है अपने को। और भाषा सेकंड के भी मित्रों इसमें 30 प्रश्न होते हैं। और ये भी 30 अंक के ही होते हैं। और इसके बाद में मित्रों, जो चौथा भाग है इसका, ये चौथा भाग सामाजिक अध्ययन का होता है। सामाजिक अध्ययन का होता है। और इसके 60 प्रश्न आएंगे। और ये 60 अंक के होते हैं। तो अर्थात कुल मिलाकर के 150 प्रश्न और 150 अंक प्रत्येक प्रश्न। और प्रत्येक प्रश्न का प्रत्येक अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर हम लोगों को इसके अंदर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर सफलता प्राप्त करनी है, तो प्रत्येक विषय अपना अच्छा होना चाहिए,
तभी हम लोग सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो सामाजिक अध्ययन विषय होता है ना, इसके ये जो सामाजिक अध्ययन जो विषय है, ये मित्रों अपने जो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन, ये मित्रों छोटे छोटे सब्जेक्ट एसएसटी के जो अपने भाग हैं उनसे मिलकर के बना है। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और अपने सामने समस्या होती है कि अपने जो कहने का मतलब अपने जहाँ से स्नातक किए बीए किए वहाँ पर अपन ने ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही सब्जेक्ट पढ़ रखे होते हैं, बाकी के सब्जेक्ट अपने पढ़े हुए नहीं होते। तो अगर अपने को इस एग्जाम के अंदर सफलता प्राप्त करनी है तो सभी विषय अपने को आने चाहिए, तभी हम लोग सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले अपने इतिहास विषय आता है, जिसको हम लोग इंग्लिश के अंदर हिस्ट्री बोलते हैं। इसके बाद में फिर दूसरा विषय भूगोल होता है। इसके बाद में फिर तीसरा विषय राजनीतिक विज्ञान होता है। इसके बाद में फिर मित्रों चौथा विषय इसमें दर्शन शास्त्र होता है। इसके बाद में मित्रों पांचवा विषय इसमें समाज शास्त्र होता है। इसके बाद में छठा विषय आपके लोक प्रशासन होता है। और फिर सातवां विषय इसमें अर्थशास्त्र होता है। और आठवां विषय इसमें शिक्षण विषय शिक्षण विषय शिक्षण या शिक्षण मेथड आते हैं। तो मित्रों ये जो सभी विषय जो आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहे होंगे, इन सभी विषयों में से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर के ये जो अपने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है इसका सिलेबस का निर्माण किया गया है। तो अपन आज हम लोग राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और आगे हम लोग किस प्रकार से अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे वो विस्तार पूर्वक मैं आपको आज आपको बताऊंगा। तो देखिए आगे जैसा कि आपको दिख रहा है रीट लेवल 2 सिलेबस, यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा कला वर्ग के जो विद्यार्थी है जो साइंस में अलग है, जैसे अपने जो साइंस मैथ के जो विद्यार्थी है ना उनके लिए जैसे अपने एसएसटी के क्वेश्चन आ रहे हैं ना वैसे उनके साइंस मैथ के क्वेश्चन अलग आते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो पाठ्यक्रम है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 यानी अभी अपने पास में जो उपलब्ध है नवीनतम पाठ्यक्रम है और इसके अनुसार ही हम लोग शिक्षण कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो देखिए स्तर 2 लेवल 2 यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा या राजस्थान के अंदर तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक होते हैं उनमें दो प्रकार का लेवल पाया जाता है। एक होता है फर्स्ट लेवल जो कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं को अध्ययन कार्य करवाते हैं और एक होता है सेकंड लेवल जो कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको अध्ययन कार्य करवाते हैं। तो आज हम लोग जो लेवल 2 है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं।
तो देखिए, बंद करता हूं। तो देखिए मित्रों, ये सिलेबस उस व्यक्ति के लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन का शिक्षक बनना चाहता है। तो देखिए आप लोग इसमें अपना ये जो प्रश्न पत्र सेकंड और इसका ये खंड 4 भी है, यानी ए वाला भाग साइंस मैथ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है, और ये जो बी वाला भाग है ये अपने सामाजिक अध्ययन के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है। तो देखिए मित्रों, इसमें हम लोग सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं आज, और इसके कुल प्रश्न, इसमें कुल प्रश्न 60 है और इनके कुल अंक भी 60 हैं। अब देखिए आगे, देखिए मित्रों, ये जो अपना पाठ्यक्रम है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये छोटे छोटे सब्जेक्टों से मिलकर के बना हुआ है। तो देखिए इसमें मित्रों, सबसे पहले अपने ये जो इतिहास विषय का भाग है, इतिहास विषय के अंदर ये किसका भाग है? इतिहास का भाग है ये। और इतिहास विषय के अंदर अपना जो इतिहास है, जैसा कि आपको पता होगा, इतिहास के 3 भाग होते हैं। एक तो प्राचीन काल, एक तो प्राचीन काल, एक मध्यकाल, और एक आधुनिक काल। तो ये जो प्राचीन काल है, सबसे पहले इसी भाग को लिया गया है। जैसे कि देखिए आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, ये अपन किस में पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन एवं बौद्ध धर्म, इनसे इनके अंदर ये सब चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद में मित्रों देखिए, ये भी प्राचीन इतिहास का ही भाग है, मौर्य, गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर का मतलब है कि गुप्त वंश के बाद का जो काल है, उनके बाद का जो समय है उसको क्या कहेंगे अपन? गुप्तोत्तर काल। तो उनके बाद में भी कुछ राजा हुए हैं, तो उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसमें देखिए आप लोग राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, इनका इनका प्रशासन पढ़ेंगे। प्रशासन का मतलब है मित्रों कि ये अपना शासन कार्य चलाने के लिए कुछ अधिकारियों की इनकी नियुक्ति करते थे, इनके कुछ मंत्री हुआ करते थे जो सारी शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। जैसे आज भी अपने देश के अंदर शासन को चलाने के लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की और इनकी नियुक्ति की जाती है, तो वो सब ये वाला सिस्टम वहीं से अपना हम लोगों ने सीखा है और वहीं से हम लोगों ने ग्रहण किया है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, अर्थात हम लोगों ने भारतीय संस्कृति के अंदर इनसे क्या सीखा है, ये सब चीजें इसमें पढ़ने को मिलेगी अपने को। आगे देखिए मित्रों, 600 से लेकर के 1000 ईस्वी तक बृहत्तर भारत के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब आगे देखिए मित्रों, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, इसके अंदर हम लोग भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म के अंदर हुआ था और सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म के अंदर हुआ था। तो इसके अंदर हमारे कुछ संत हुए हैं, कुछ भगत हुए हैं, तो उनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और इतना ही पढ़ेंगे जितना कि अपने परीक्षाओं के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि अपने को सफलता प्राप्त हो जाए और अपने को फालतू की चीजें पढ़ने को भी नहीं पढ़नी पड़े। आगे देखो मित्रों, हम लोग आगे पढ़ेंगे मुगल और राजपूत संबंध, अर्थात मुगलों और राजपूतों के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आगे देखिए मित्रों, मुगल प्रशासन, अर्थात मुगल भी अपना शासन कार्य चलाने के लिए कुछ अधिकारियों की इनकी नियुक्ति करते थे, उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कुछ पद हुआ करते थे उनके समय में भी। आगे हम लोग भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, अर्थात भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए या भारतीय राज्यों के ऊपर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने किस प्रकार से क्या क्या प्रयास किए, वो सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आगे देखिए मित्रों,
1857 का विद्रोह, अर्थात भारत के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो 1857 की जो क्रांति की थी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने, तो उसके अंदर अंग्रेजों ने किस प्रकार से अपनी भागीदारी निभाई और किस क्या क्या कारण थे क्रांति होने के, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आगे देखिए मित्रों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से अंग्रेजों ने प्रभावित किया और किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने बर्बाद कर दिया। और इसके संदर्भ में दादा भाई नौरोजी का कथन भी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में कहा था कि भारतीय अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। आगे देखिए मित्रों, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, अर्थात अंग्रेजों के टाइम पे या इनके समय के बाद में अपने देश के अंदर पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना, अर्थात कुछ सुधार भी हुए हैं, कुछ सामाजिक सुधार भी हुए हैं, जैसे कि सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह। तो इन सब जो सामाजिक सुधार हुए हैं इनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे देखिए मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और ये भी हम लोग पढ़ेंगे 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश आजाद हुआ, तो 1885 से लेकर के 1947 तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आगे देखिए मित्रों, अब हम लोग जो हमारा राजनीतिक विज्ञान बताया था मैंने आप लोगों को कि ये हमारा जो सिलेबस है इसके अंदर सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा भाग शामिल किया गया है। अब ये राजनीतिक विज्ञान है, तो राजनीतिक विज्ञान के अंदर मित्रों भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, इसके संदर्भ में हम लोग देखिए आप लोग भारतीय संविधान का निर्माण, अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसके लिए कितनी समितियों का गठन किया गया, इसके लिए कुल कितनी मीटिंग हुई, इसमें कितने संविधान निर्मात्री सभा के अंदर कुल कितने सदस्य थे, वो सारी चीजें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखिए मित्रों, और इसकी विशेषताएं, अर्थात भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, इसकी जो खूबियां हैं, जिनके कारण भारतीय संविधान विश्व के अंदर अपनी पहचान बनाए हुए है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखिए मित्रों, उद्देशिका, और उद्देशिका से ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं इसे, और आगे जाकर के प्रस्तावना का निर्माण भी इसी उद्देशिका से हुआ है, इसके संदर्भ में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखिए मित्रों, मूल अधिकार जो कि अपन ने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से ग्रहण किए, इनके संदर्भ में पढ़ेंगे। आगे मित्रों, हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं, तो इन मूल कर्तव्यों के बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखिए मित्रों, सामाजिक न्याय एवं बाल अधिकार व बाल संरक्षण, इनके बारे में भी अपने को पढ़ने को मिलेगा, और इसके लिए हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आगे देखिए मित्रों, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, इसके बारे में भी राजनीतिक विज्ञान के अंदर अपने को यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। आगे देखिए मित्रों, सरकार का गठन एवं कार्य, इसके अंदर संसद, जिसके कि दो सदन होते हैं और तीन अंग होते हैं, जैसे कि सदन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, जबकि अंगों के अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपने देश के अंदर सबसे बड़ा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, उसके बारे में हम लोगों को उसकी शक्तियां, उसकी कार्यपालिका शक्ति, उसकी न्यायपालिका शक्ति, उसकी आपातकालीन शक्तियां, उसकी वित्तीय शक्तियां, ये सारी चीजें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से अपने देश का सर्वोच्च व्यक्ति होता है और सारे कार्य उसके द्वारा संपादित किए जाते हैं। आगे देखिए मित्रों, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को अपना कार्य करना होता है और ये प्रधानमंत्री का सहयोग करती है। आगे मित्रों, उच्चतम न्यायालय, जो कि अपने देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखो मित्रों, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, अर्थात ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में भी हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। और ये स्पेशल देखो ब्रैकेट में दे रखा है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, अर्थात अपने को राजस्थान
के अंदर जो जो चीजें इसके ऊपर लागू हुई है उनके बारे में विस्तार से देखना है। आगे देखो मित्रों, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए मित्रों, अब ये हमारा भूगोल विषय यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, अर्थात ये किसका भाग है मित्रों? भूगोल विषय का भाग है। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ये बहुत ही छोटे छोटे भागों से मिलकर के विषय आपका बना है। तो देखिए मित्रों, इसके अंदर सौर मंडल, जिसमें कि सौर मंडल के अंदर सूर्य केंद्रीय भाग में स्थित है और इसके चारों तरफ जैसे कि 8 ग्रह हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इन 8 ग्रहों के बारे में और सूर्य के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और इसमें भी हम लोग पृथ्वी पे निवास करते हैं तो पृथ्वी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखिए मित्रों, अक्षांश और देशांतर, जो कि आप लोगों को पता होगा काल्पनिक रेखाएं होती है, इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और ये हमारे क्या हमारे हमारे को इन इन रेखाओं से क्या लाभ है, वो सारी चीजें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में मित्रों, हम लोग पृथ्वी की जो गतियां हैं, अब पृथ्वी की गतियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की है, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। तो उन गतियों का हमारे मौसम के ऊपर, हमारे जलवायु के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इन्हीं चीजों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में मित्रों, वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे, पवनों के बारे में भी हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे। आगे देखिए मित्रों, चक्रवात और पतिर चक्रवात, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चीजें हैं और इनका मौसम के ऊपर किस प्रकार से क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आगे देखिए मित्रों, महासागरीय परिसंचरण, अर्थात महासागर के अंदर जो गतियां होती है, अर्थात जो महासागरीय धाराएं एक जगह से दूसरी जगह उष्मा को स्थानांतरित करती है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में मित्रों, ज्वालामुखी के बारे में और भूकंप के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि मित्रों ज्वालामुखी और भूकंप का हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। और ज्वालामुखी को रचनात्मक और भूकंप को विनाशात्मक प्राकृतिक वस्तु भी कहा जा सकता है एक तरीके से। इसके बाद में मित्रों, पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में मित्रों, भारत का भूगोल पढ़ेंगे और इसके अंदर भारत के भूगोल एवं संसाधन, अर्थात भारत में जो संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए मित्रों, भारत के भूगोल में भू आकृति, प्रदेश, यहाँ की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, इसके बाद में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जिनको कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, इनके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में मित्रों, मृदा, कृषि, फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आदि के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखिए मित्रों, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, अर्थात भूगोल विषय हम लोग भारत के संदर्भ में भी पढ़ेंगे और राजस्थान के संदर्भ में भी विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, इसमें राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं और राजस्थान के अंदर जो जलवायु है, राजस्थान के अंदर कोपेन, थानवेन और टिवारता के अनुसार 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है और सामान्य रूप से 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो वो सब चीजें हम लोग विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में अफवाह प्रणाली, अर्थात राजस्थान के अंदर जो नदियां हैं वो नदियां उद्गम से लेकर के लास्ट में जो उनका संगम स्थल है वहां तक की उनकी सही लोकेशन के आधार पर सारी नदियों को पढ़ेंगे। इसके बाद में मित्रों, राजस्थान के अंदर जो झीलें झीलें जो 2 प्रकार की पाई जाती है, खारी और मीठी, इन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में मित्रों, मृदा, जल संरक्षण, संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की प्रमुख नहरें, नदी घाटी परियोजनाएं, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन स्थल,
ये वन है, वन एवं वन्य जीवन, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में मित्रों राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, इन सारी सभ्यताओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अपने जो पिछली परीक्षाओं में और जो आगे आने वाली परीक्षा है उसमें जो भी क्वेश्चन आए ना वो अपने पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। इसके बाद में जनपद, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, अर्थात 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर अपने राजस्थान के भी कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया था, तो उस योगदान को हम लोग विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद में राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन भी हुए थे, राजस्थान के अंदर जनजातीय आंदोलन भी हुए थे, राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन भी हुए थे, और राजस्थान का एकीकरण जो कि 7 चरणों में कंप्लीट हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, अर्थात राजस्थान के अंदर कुछ प्रमुख व्यक्ति भी हुए हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद में देखिए मित्रों राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति में मित्रों टॉपिक बहुत सारे हैं, मटेरियल बहुत सारा है, लेकिन क्वेश्चन कम आते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो हम लोग उनको ध्यान में रख करके जितना अपने लिए उपयोगी है उसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों राजस्थान की विरासत, इसके अंदर हम लोग राजस्थान के अंदर जो दुर्ग पाए जाते हैं वो पढ़ेंगे, राजस्थान के अंदर जो महल, राजस्थान के राजाओं ने जो महल बनवाए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में स्मारक ये पढ़ेंगे, राजस्थान के अंदर जो मेले बढ़ते हैं उन मेलों के बारे में पढ़ेंगे, और राजस्थान के अंदर त्योहार, त्योहारों के बारे में मित्रों ये कहा जाता है राजस्थान में कि हर दिन त्योहार हो सकता है, हर दिन कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर हो सकता है। और राजस्थान के अंदर तो त्योहारों के बारे में कहा जाता है मित्रों कि तीज त्योहारी बावड़ी लेडूबी गणगौर, अर्थात तीज से त्योहारों का प्रारंभ होता है और गणगौर तक त्योहार खत्म होते हैं। तो देखिए मित्रों इसके बाद में राजस्थान की लोक कलाएं पढ़ेंगे हम लोग, राजस्थान की चित्रकला पढ़ेंगे, राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ेंगे, राजस्थान के लोक नाट्य पढ़ेंगे। लोक नृत्य और लोक नाट्य ये दोनों अलग अलग है। नाट्य का मतलब है नाटक, जिससे कि लोगों का मनोरंजन होता है। इसके बाद में मित्रों राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे, फिर इसके बाद राजस्थान के लोक संत पढ़ेंगे, आगे हम लोग लोक संगीत पढ़ेंगे, इसके बाद संगीत वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, राजस्थान की हस्तकला पढ़ेंगे, स्थापत्य कला पढ़ेंगे, और राजस्थान की वेशभूषा पढ़ेंगे। इसके बाद में आभूषणों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात हमारे राजस्थान में स्त्रियों और पुरुषों दोनों के द्वारा ही बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं, और उन आभूषणों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में राजस्थान की भाषा और साहित्य, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं मित्रों शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। तो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों के अंदर देखिए मित्रों सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, अर्थात हम लोग जैसे कक्षा कक्ष में जाते हैं तो हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है और उन समस्याओं का समाधान हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, और किस प्रकार से बच्चों का या हमारी कक्षा के अंदर जो छात्र छात्राएं हैं उनका अधिगम कार्य किस प्रकार से हम लोग सफलतापूर्वक संपादित कर सकते हैं। तो ये सामाजिक अध्ययन विषय को लेकर विशेष रूप से यहाँ पर अपने को समझने, सीखने और पढ़ने का मौका मिलेगा। आगे देखो मित्रों क्रियाकलाप, विमर्श, सामाजिक विज्ञान अध्ययन के लिए अध्यापन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास आदि यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। आगे देखिए दोस्तों शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। तो इसके अंदर परीक्षा, आनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, अर्थात हम लोग जब क्लास में जाते हैं तो हमारे लिए छात्रों को अधिगम करवाते समय कुछ शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। तो वो शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है, उसका हम लोगों को किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए
और अगर उसका निर्माण भी करना है तो किस प्रकार से निर्माण करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अपने को पढ़ने को मिलेगी। आगे देखिए मित्रों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रायोजना कार्य, जिसको कि हम लोग प्रोजेक्शन मेथड कह सकते हैं। आगे देखिए मित्रों, सीखने के प्रतिफल मूल्यांकन, अर्थात मूल्यांकन क्या लाभ है, मूल्यांकन की क्या हानियां है, मूल्यांकन करने से किस प्रकार से अधिगम में वृद्धि होती है, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद में बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न किस प्रकार से बनाए जाने चाहिए। जैसे मित्रों हमारी ये जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है, इसमें सारे क्वेश्चन तो हार्ड नहीं आते और सारे क्वेश्चन आसान भी नहीं आते, तो इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश होता है। तो उसी प्रकार से अपन जब भी पेपर बनाए तो किस प्रकार से छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए या सीखने के लिए हम लोगों को किस प्रकार से पेपर बनाना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद में कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 पाठ्यक्रम पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम वस्तु के आधार पर है। अच्छा, इसमें ये दे रखा है कि अपने ये जो बहुविकल्पनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे ना, ये मित्रों ज्यादातर अपने जो कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक की जो अपने पाठ्य पुस्तक है उनके अंदर इसके जो टॉपिक है उनको अपने को विशेष ध्यान रखना है। और मित्रों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो मेरा पढ़ाने का जो सिस्टम रहेगा, पढ़ाने का जो तरीका रहेगा, वो मैं एनसीईआरटी प्लस मेरे खुद के नोट्स हैं। और मित्रों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं खुद भी वरिष्ठ अध्यापक हूं, तो ये सिलेबस, ये पाठ्यक्रम, ये विषय मेरा बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है और इसको मैंने जिया है, पढ़ा नहीं है मानो आप। तो मित्रों मैं आप लोगों को इस सावन के महीने में भगवान शंकर का ये महीना माना जाता है, तो मैं आप लोगों की सफलता के लिए कामना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सभी लोगों को सफलता प्रदान करे। इसके लिए करना क्या है मित्रों, आपको अच्छी तैयारी करनी है और ऑथेंटिक सामग्री पढ़नी है, आपको फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। और मित्रों ये मेरा अनुभव है, आप लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो भी अपने पाठ्यक्रम के अंदर जो भी टॉपिक दिए गए हैं उनकी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर हम लोगों के अंदर ये समझ उत्पन्न हो गई तो हम लोगों को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता, हम लोगों को सफलता जरूर प्राप्त होगी। और मित्रों ये मेरा खुद का अनुभव है कि भगवान आज दिन तक जिसने भी अच्छी मेहनत की है, भगवान किसी को भी सफलता प्राप्त करने के लिए रोक नहीं सकते, भगवान उनको आगे ही बढ़ाते हैं। तो मित्रों इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, कल हम लोग टॉपिक वाइज आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।